हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करने से पहले आप मुझे ये बात बताइए कि आपका अकाउंट्स का पेपर कैसा गया। ठीक है, तो बच्चों कमेंट का मैं वेट कर रही हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि आपका अकाउंट्स का जो पेपर है वो कैसा गया। मेरे कुछ बच्चे हैं जिनका अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। ठीक है, वो आकर के बहुत खुशी से मेरे को बताया कि मैम बहुत अच्छा पेपर गया है, कंप्लीट हो गया है। कुछ बच्चों का तो कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत रहा भी है, बट स्टिल दे आर फाइन, दे आर हैप्पी कि हाँ अच्छा पेपर आया था वाकई में। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी के बाद। बीच में और भी बेटा कुछ एग्जाम्स वगैरह है, लेकिन 18 मार्च को आपका ये इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। और इसके लिए मैं ऑलरेडी जो 3 चैप्टर्स हैं बच्चे वो कवर कर चुकी हूँ। प्लीज अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो तीनों जो चैप्टर्स हैं पहले वाले इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 2 3 वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको हम लोग जो है कवर करेंगे अब। तो पहले तो मुझे कमेंट करके ये वाली बात बताइए कि हमारे कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव टिल। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कौन से प्लान में आता है। ठीक है, इसका जो प्लान का जो नंबर है अमंग 1 to 14, अमंग 1 to 12 कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट का वेट करूंगी और जल्दी ही मैं डिस्क्लोज करूंगी कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, लेकिन पहले चेक करते हैं कि आपको इस बात का पता है या नहीं। तो अब हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारा ह्यूमन कैपिटल है क्या। ह्यूमन तो होते हैं इंसान, राइट। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जितनी भी उनमें स्किल्स है बच्चे, जितने भी उनमें नॉलेज है, ठीक है, जितने भी उनमें एक्सपर्टीज है, तो ये सारी चीजों का जितनी भी उनके अंदर एबिलिटीज है, ठीक है, इन सबको मिला करके हमारा क्या बनता है बच्चों, ह्यूमन कैपिटल बनता है। ठीक है, तो ह्यूमन जो रिसोर्स है वो एबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे स्किल्स को एक्सपर्टीज को रिफ्लेक्ट करती है। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, कितना हमारे पास एक तरीके से स्टॉक है ह्यूमन रिसोर्स का। ऐसे ह्यूमन रिसोर्स जो कि भरे हुए हैं स्किल से, भरे हुए एक्सपर्टीज के। कितने डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने एडवोकेट्स हैं, कितने लॉयर्स हैं, कितने टीचर्स हैं। अगर हम इनका स्टॉक कर लेंगे ना बेटा, इनका स्टॉक इकट्ठा कर लेंगे तो जो अबाउट हमारे पास अबाउट आएगी ना बेटा, उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ह्यूमन जो कैपिटल है दैट इज द स्टॉक ऑफ, ह्यूमन कैपिटल क्या है, द स्टॉक ऑफ एक तरीके से स्किल्स एक्सपर्टीज। अगर हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे इतने 50 डॉक्टर्स हैं, 50 इंजीनियर्स है, ठीक है, या 50 लॉयर्स है, तो बेटा मैं यहाँ पे आपको किसके बारे में बता रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको ह्यूमन कैपिटल के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जितना भी है उस ये जो प्रोसेस है जिसपे एडिशन हो रहा है, हम लोग बोलते हैं ना हर साल इतने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, हर साल इतने पोस्ट ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, हर साल इतने लोग लॉ पास कर रहे हैं, हर साल इतने इंजीनियर्स बन रहे हैं। तो बेटा ये जो है ये प्रोसेस है ऑफ एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो जब हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे तो हम लोग क्या किसकी बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। क्लियर है ये बात। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूं कि हमारे पास बिगनिंग ऑफ 2025 में एक तरीके से 100 जो है डॉक्टर्स थे, लेकिन एंड ऑफ 2025 के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 150 डॉक्टर्स थे। तो ये जो हमारा 50 का एडिशन हुआ है ना बेटा, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये जो एडिशन हुआ है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया एडिशन को ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ये जो हमारा
एडिशन होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली जो ह्यूमन कैपिटल जो है, ठीक है, ये हमारा किसको रिफ्लेक्ट करता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कितने डॉक्टर्स हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ये होता है स्टॉक। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। ऑल्दो जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना एडिशन हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको पता था कि ह्यूमन कैपिटल कौन सा कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, तो जो कि हमें बता रहा है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो रेफर्स करता है टू द स्टॉक ऑफ द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ऑल्दो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन implies the addition to the stock of abilities and skills among the population of the country, right? It is basically acquiring and increasing the number of the people who have the skills and expertise which are important for the overall development of the country। है ना easy? तो simple है, जितना stock है हमारे पास skills का, expertise का of human being in our country at a point of time, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। और इट implies ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग stock of capital of stock of abilities and skills among the people, among the population of the country during an accounting year, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये बात भूलनी नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में से 1 मार्कर भी आ रहे हैं, तो हर चैप्टर्स के जितने भी आपके 1 मार्कर हैं ये मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर कि कैसे जो ह्यूमन कैपिटल है वो फॉर्म हो रहे हैं, क्या क्या सोर्सेज है। तो उसके पीछे का पहला है एडुकेशन, कि जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं एडुकेशन पर तो वो उसी से ही हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों जब एक बच्चा स्कूल में आता है वो बिल्कुल रॉ माइंड के साथ आता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन ये टीचर उसमें इनकलकेट करते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, और जैसे टीचर सिखाती है बच्चे को भी लगता है कि हाँ ए फॉर एप्पल ही होगा, वो कभी क्वेश्चन नहीं करता कि ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है। ठीक है, तो वो एक रॉ माइंड से आया और जब उसमें हमने एडुकेशन डाला, ठीक है, फ्रॉम नर्सरी टू 12th क्लास, तो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चा था, ह्यूमन जो रिसोर्स था वो क्या बन गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की उसमें फॉर्म हो गया। एक ह्यूमन रिसोर्स एक ह्यूमन कैपिटल बन गई हमारे देश के लिए। ठीक है, अब वो एक नॉलेजेबल पर्सन है, एक वेल मेच्योर्ड पर्सन है, ठीक है, जिसको अब बहुत ज्यादा स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन जो है आ गई है। अब वो किसी भी चीज को आसानी से कर सकता है बिकॉज वो अपने माइंड को यूज करता है, अपने स्किल्स को यूज करता है, अपने इतने साल के एक्सपीरियंस को यूज करता है। ठीक है, तो एजुकेशन पर जो खर्चा है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे हमारा जो एक ब्लैंक जो माइंड है वो एक एजुकेटेड माइंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो बेटा कुछ फैमिलीज तो लोन तक लेने के लिए तैयार हो जाती कि हमें चाहे लोन लेकर के पढ़ाना पड़े लेकिन हम अपने बच्चों की एजुकेशन में कोई भी एज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेल्थ। देखो हेल्दी जो माइंड होता है, एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी सोल है। ठीक है, और कोई भी अगर आप खर्चा कर रहे हो, देखो बेटा अगर आप योगा पे पैसे दे रहे हो, आपके मेडिसिन से पे पैसा देने के बजाय है कि आप अपने हेल्थ पे ही पैसा दे दो, क्यों डॉक्टरों के चक्कर लगाने, है ना। तो अगर आप हेल्दी हो, आप अच्छे से एक तरीके से काम कर सकते हो, आप एब्सेंट भी कम होगे, आपको नॉलेज भी ज्यादा होगी, आप कॉलेज भी रेगुलर जा पाओगे, आप अपने जहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं वहां पे भी जो है पूरी तरीके से फुल अटेंडेंस के साथ जाओगे अगर आप हेल्दी हो तो। ठीक है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश की जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज होती है। तो हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखिए बेटा जब इंसान जॉब करता है, जैसे जैसे उसको ट्रेन किया जाता है कि आपको इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है, आपको इस टीम के साथ जो है
कोऑर्डिनेट करके चलना है, आपको ये ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, आपको लैपटॉप का यूसेज सिखाया जाएगा, आपको अलग-अलग लैंग्वेजेस जावा, डॉट नेट और भी कई तरीके की जो चीज़ें हैं, एमएस एक्सेल, सैप, ठीक है, सिखाई जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग लोगे, उतना ज़्यादा आपके सीवी भी एनहांस होगा, क्योंकि आपके स्किल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं ट्रेनिंग से, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? टेक्निकल नॉलेज जिसे बोलते हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो ट्रेनिंग करने से ये सारी जो चीज़ें जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए चाहिए, वो सभी तो इंक्रीज़ हो रही है ना? नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है? ऐसे केस में अगर आपने देखा होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो माइग्रेशन की वजह से ही तो चल रहा है बेटा, है ना? क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, या तो एजुकेशन के पर्पस के लिए, या तो फिर सोर्स ऑफ एक तरीके से इनकम के लिए, ठीक है? तो जितना ज़्यादा माइग्रेट लोग होंगे, ठीक है? जैसे अगर आप अभी 12th के बाद पास आउट हो जाओगे, तो कुछ बच्चे जयपुर जाएँगे पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे दिल्ली जाएँगे पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे गुड़गाँव साइड में पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे बैंगलोर साइड में पढ़ रहे होंगे। तो आप ये माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्या रीज़न है माइग्रेशन का? माइग्रेशन का रीज़न यही है कि जितना ज़्यादा हम लोग माइग्रेट होते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए या जॉब के पर्पस के लिए जाते हैं, ट्रेन्ड होते हैं, उतना ज़्यादा हमारा जो ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास कि एक्चुअल में अगर माइग्रेशन में देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, ठीक है? लेकिन अगर माइग्रेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जो बेनिफिट्स हैं बच्चे इसके, माइग्रेशन के जो बेनिफिट्स हैं, वो कहीं न कहीं इसके कॉस्ट को भी क्या कर लेते हैं, ओवरशैडो कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन द इन्फॉर्मेशन, कि जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू जॉब मार्केट, ठीक है? रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफाइड स्किल्स, अगर हम इस पे जो है खर्चा एक तरीके से करते हैं, तो भी इससे हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास है बच्चे कुछ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज को बिल्डअप करने के लिए। तो ये रहा सोर्सेज। तो अब बच्चे कुछ जनरल बातें जो है वो कर लेते हैं। अकाउंट्स का जो पेपर है वो ऑलरेडी हो चुका है। मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी 21 डेज की स्ट्रैटेजी की। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस किस ने वो वीडियो देखी? ठीक है, वो स्पेशली आपके लिए ही बनाई है, ताकि आप बिना बर्डन के 21 दिन में इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट वो कवर भी कर ले। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम हमें तो इकोनॉमिक्स में कुछ ही दिन का टाइम मिलेगा, कुछ कह रहे हैं हमें बस 2 ही दिन का टाइम मिलेगा, कुछ कह रहे हैं हमें बस 3-4 दिन का ही टाइम मिलेगा, क्योंकि बीच में कुछ पेपर्स आ रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स बेटा, कॉमर्स में अगर आपने अकाउंट्स, बीएसटी और इको नहीं पढ़ी, तो क्या कॉमर्स पढ़ी आप अगर आपने, ठीक है? आप अकाउंट्स का जो पेपर है आपका वो हो चुका है ना? बेटा अगर आपने कॉमर्स में अकाउंट्स, इको और बीएसटी नहीं पढ़ी तो क्या कॉमर्स पढ़ी, ठीक है? अकाउंट्स आपका कोर सब्जेक्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? लेकिन इकोनॉमिक्स भी आपका मेन सब्जेक्ट है बच्चों कॉमर्स का, ठीक है? तो जितने भी आपके कॉमर्स में जितने भी बच्चे हैं, वो इको का पेपर 18th ऑफ मार्च के लिए आप ये इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते कि हाँ, बीच में पेपर आ गए थे तो हम लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। तो आप लोग बिना किसी बर्डन के, या आपको 1 रात पहले या 2 रात पहले जागना ना पड़े, पूरी की पूरी 2 बुक्स को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए मैं आपकी वो 21 दिन की स्ट्रैटेजी जो है लेकर के आई हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो स्ट्रैटेजी आपने देखी या नहीं देखी, और अगर देखी तो आपको कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, जिसके अंदर पहला आ जाता है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल। बच्चे देखो, अगर आपके सामने मैं लैपटॉप रख दूं, ठीक है, या आपके सामने मैं कोई मशीन रख दूं, ठीक है, लेकिन आपको वो मशीन या आपको वो लैपटॉप चलाना नहीं आता, या मैं तो ये कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अनएडुकेटेड है या इलिटरेट है, जिनको ये भी नहीं पता कि लैपटॉप खुलता कैसे है, जिसका पावर ऑन कैसे होता है, जिसको ये भी नहीं पता कि अगर मुझे यूट्यूब चलाना है तो मैं कैसे चलाऊं, जिसको ये भी नहीं पता कि मुझे एमएस एक्सेल पे फाइल कैसे बनानी है या एमएस ऑफिस कैसे चलाना है। तो आप बताइए मुझे,
क्या आप उस फिजिकल कैपिटल का, उस मशीन का, उस लैपटॉप का यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। तो बेटा, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल भी, यानी कि आप मशीनों से भी तब काम करवा सकते हैं जब आपको वो मशीन चलानी आती हो, उसका इस्तेमाल करना आता हो। ठीक है, तो बेटा ये ह्यूमन कैपिटल ही है जो कि एक्चुअल में फुलर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाता है किसका? फिजिकल कैपिटल का। ठीक है, ये डॉक्टर्स ही है, इंजीनियर्स है, जिनको पता है कि ये जो स्टेथोस्कोप है उसका कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग्स जो है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये जो सरिया है उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इनोवेटिव स्किल्स। देखिए बेटा, एक इनोवेटिव माइंड ही तो इनोवेटिव स्किल्स को जनरेट करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, नॉलेज है, स्किल्स है, ठीक है, आपको पता है कि ये जो चीज है वो कैसे होगी, तो एक इनोवेटिव माइंड ही तो इनोवेटिव स्किल्स को जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये रोल है कि जितना अच्छा आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा, जितना ज्यादा वो ट्रेंड होगा, वो उतना ज्यादा इनोवेटिव जो चीजें हैं, मॉडर्न जो चीजें हैं वो लेकर के आएगा। नेक्स्ट इज हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, कि इसके अंदर जो है आपका बेसिकली कि हायर रेट होता है पार्टिसिपेशन का, कि जितना ज्यादा आपका ह्यूमन जो रिसोर्स है वो अच्छा खासा होगा, तो उसकी जो उतना ज्यादा वो इन्वॉल्व भी होगा और उतना ज्यादा उसको इक्वालिटी भी फील होगी अपने एरियाज में। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए बेटा, आप एक अनएडुकेटेड पर्सन को देख लीजिए और एक एडुकेटेड पर्सन को देख लीजिए। ठीक है, आप ये समझेंगे कि दोनों अपनी लाइफ को कितना बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो से रन कर रहे हैं। आप खुद ही दो फैमिलीज देख लीजिए, जो एक ऐसी फैमिली है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है और एक ऐसी फैमिली है जो पढ़ी लिखी है। तो दोनों में आप अपना बता पाएंगे कि कौन सी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छे से जी रहा है, जिसको एक्चुअल में जीना कहते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम लोग बात करते हैं ना, ह्यूमन कैपिटल ऑफ, एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो ये भी हमारा जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है ये इंप्रूव करता है। एक एडुकेटेड पर्सन, एक स्किलफुल पर्सन जो है अपनी लाइफ को, अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के बार को जो है इंक्रीज करके चलता है हमेशा। नेक्स्ट इज चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ द ग्रोथ। देखिए बेटा, एडुकेशन जो है या आपको जो नॉलेज है, ट्रेनिंग है, वो ना ही केवल आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करती है, बट ऑल्सो मटेरियल एनवायरनमेंट का भी ग्रोथ करती है। ये आपको एक्चुअल में आपके एटीट्यूड को, आपके एप्टीट्यूड को, ठीक है, एक तरीके से डेवलप करती है। ठीक है, डेवलप करती है। तो ये चेंज आता है आपका इमोशनल ग्राउंड्स पे, कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर आपको नॉलेज है तो आप एकदम से सिचुएशन से पैनिक नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी आग लग जाती है, अगर आपके अंदर दिमाग है, अगर आप स्किलफुल हो, ट्रेंड हो, आपको ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आप कभी भी पैनिक नहीं होगे, आप इमोशनली नहीं होगे, आप दिमाग से सोचोगे, दिल से नहीं। ठीक है, कि अगर आग लग गई है तो आप ढूंढोगे कि कैसे उस चीज को जो है बुझाया जा सकता है। ठीक है, नियर बाय में कहाँ पे जो है सेफ प्लेस है जहाँ पे मैं बच्चों को लेके जा सकता हूँ, बड़े बूढ़ों को लेकर के जा सकता हूँ। ठीक है, फिर फायर एक्सटिंग्विशर एक तरीके से ढूंढेंगे आप लोग। तो जो मटेरियल एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको भी आप कंट्रोल करके रखते हैं, प्लस में आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि आप इमोशनली जो है स्ट्रांग बन जाते हैं। आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो है चीजों को देखने की तरफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब डॉक्टर सर्जरी कर रहे होते हैं तो वो कभी भी दिल से नहीं करते, वो दिमाग से करते हैं। क्योंकि अगर वो दिल से करने लग जाए कि हाय, हम लोग तो ये काट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो तो बेहोश हो जाएंगे वहीं पे। लेकिन उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर वो कोई सर्जरी कर रहे हैं, कुछ कटा पिटा भी कर रहे हैं, तो उनको कुछ फील नहीं होता, बिकॉज दे आर हार्टलेस पीपल, इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो है उनको इतने 5 साल 7 साल में कर दिया जाता है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा, जिनको भी इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन्होंने अब तक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज जाइए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फॉर द अपकमिंग वीडियोस के लिए भी, और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए उसके लिए भी। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें सबसे तो बेटा अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर जो सबसे पहला आ जाता है बेटा राइजिंग पॉपुलेशन। इंडिया की सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है राइज है, जिसकी वजह से बच्चों जो हमारा पर हेड जो अवेलेबिलिटी है, पर हेड जो अवेलेबिलिटी है किसकी, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज की क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। तो प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पॉपुलेशन जितनी ज्यादा हो जाएगी उतनी ज्यादा जो पर हेड की अवेलेबिलिटी है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज या रिसोर्सेज की वो कम हो जाएगी। हाँ के ना, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में फॉर एग्जाम्पल 10 ग्लासेस है, 10 ग्लास 10 ग्लासेस ऑफ वाटर है, अगर 10 ही लोग हैं तो सबको एक एक ग्लास मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं पॉपुलेशन के साइज को 20 कर दूंगी तो सबके हिस्से में आधा आधा ग्लास आएगा, है ना। तो वो क्यों होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो पर हेड जो अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की, फैसिलिटीज की, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और ये ड्रॉबैक है बच्चों। देखो बेटा कितना मर्जी पढ़ा लो लिखा लो, जॉब्स तो लिमिटेड ही है ना, है ना। तो कैसे हो पाएगा ये सब चीजें, तो इसलिए इसको एज ए प्रॉब्लम माना जाता है। नेक्स्ट इज ब्रेन ड्रेन, ठीक है। अब ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कि कुछ जो लोग होते हैं, हमारे जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्किलफुल है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, वो एक्चुअल में पढ़ाई तो यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन वो जब काम करना होता है, जब हमारे देश की बारी होती है कि हमारे देश का नाम रोशन हो, तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं कहीं पे। तो वो बाहर जा करके किसी और कंट्री में अपनी स्किल्स को सर्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे कल्पना चावला की बात करूं, ठीक है, या फिर सुंदर की ही बात करूं, ठीक है, जो कि सीईओ है, या फिर बाकी अन्य जो है बात करूं, तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे ऐसे एक्सपर्ट हैं, दिग्गज बैठे हुए हैं, जो कि हमारे इंडिया में जॉब नहीं कर रहे, हमारे इंडिया को सर्व नहीं कर रहे, वो लोग बाहर चले गए अपनी नॉलेज को क्या करने के लिए, सर्व करने के लिए, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग है, कि हमारे यहाँ पे जो मैन पावर की जो प्लानिंग है वो अच्छे से नहीं होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट इज आपका इनसफिशिएंट ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। देखिए बेटा ट्रेनिंग जो होती है ना वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में तो होती है, अच्छी खासी होती है। आप चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में चले जाएं या इंडस्ट्रीज में चले जाएं, तो वहां सबसे पहले आपको ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद आप एक्चुअल में काम करने लगोगे। पहले ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आपको वर्क करना आएगा कि कैसे वर्क करते हैं। लेकिन क्यों हमारे प्राइमरी सेक्टर में आज भी जो ट्रेनिंग है वो इनसफिशिएंट है, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो अगर आप देखा जाए तो उसकी परसेंटेज डाउन ही हुई है, अप नहीं हुई। ऑल्दो जो कि हमारे सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर की जो परसेंटेज है वो अप हुई है पहले से, ठीक है, जो अगर आप 50 51 52 वाला डेटा देख लेंगे, और जबकि प्राइमरी सेक्टर में हमारा जो है ये डाउन गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। देखिए बेटा पढ़ते तो सब लोग हैं, 12th पास भी सब हो जाते हैं, ठीक है, डिग्रियां भी बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन क्या सच में पर्सन का एकेडमिक सच में स्ट्रांग था? 12th तो हर कोई क्लियर कर लेगा, है ना। लेकिन क्या आपने उस 12th में अच्छे से पढ़ाई की, क्या आपने ग्रेजुएशन अच्छे से की, या बस रट्टा मार के पेपर दे दिया, कोई टेक्निकल स्किल्स? कितने सारे ऐसे लोग आपके टेक्निकल राउंड्स में इंटरव्यू में जो है रिजेक्ट हो जाते हैं बच्चों, सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, क्योंकि उनका जीके स्ट्रांग नहीं है, एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं है, उनको रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। अगर आप फेस टू फेस वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि एकेडमिक्स जो है वो हमारे स्ट्रांग नहीं है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने फेस की ड्यूरिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी, जो है ये आपको दे रखी है, जिसके अंदर हमारा बता रखा है कि हमारा जो एक तरीके से जो ग्रोथ सेंटर है इंडिया जो है उसमें मर्ज होगा अमंग द 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स इन द
इन द वर्ल्ड बाय द ईयर 2020 2005 एंड 20 के बीच में 40% जो राइज है वो देखा गया है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको और भी एक चीज बताऊंगी, ठीक है, अगर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि जो आपका राइट टू एजुकेशन एक एक्ट है, ठीक है, एक एक्ट है जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि ये आया था 2009 में, जिसके अंदर 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो कंपलसरी जो है वो कर दी गई है, ठीक है। एक तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं रिपोर्ट्स की अगर बात करूं तो 1999 में गवर्नमेंट ने एक अप्रूव करी थी एक कमेटी जिसका नाम था तपस मजुमदार कमेटी। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए लिखवा रही हूं मैं आपसे कि 1999 में तपस मजुमदार की एक तरीके से कमेटी आई थी, जिसके अंदर बोला गया था कि गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड जो है अराउंड एक तरीके से 1.37 जो लाख करोड़ है वो खर्च करना ही करना है। किस पे खर्च करना है बच्चों? एडुकेशन पे खर्च करना है। और उसने साफ साफ बोल दिया था कि 6% जो जीडीपी का है वो कवर होना ही चाहिए, किस पर? एडुकेशन पर। तो या तो वो ये कह देंगे 1 मार्क्स के उसमें कि जो तपस मजूमदार की जो कमेटी है वो कब आई, तो 1999 में आई, गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था। या फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो ने कितने बोला था, एस्टिमेटेड खर्चा कितना होना चाहिए, तो 1.37 लाख होना चाहिए, या फिर परसेंटेज में पूछा जाए तो 6% होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है बच्चों, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना परसेंट हुआ खर्च एडुकेशन पर? 4% ओनली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, जो आपको अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो प्लीज कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कि एडुकेशन जो आपका कमीशन था बिटवीन द ईयर 1964 टू 66, उस पे भी ये जो बात है वो बोली गई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि इसमें हमने कवर किए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो भी आपको बता ही रखा है। इवन एक तरीके से उन्होंने एक साइट भी बनाई थी क्राई करके, अगर आपने सुना होगा। क्राई की फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, या कोई भी अन्य रीजन की वजह से जब बच्चों को मना कर दिया जाता है कि हम आपका स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, तो उसकी कंप्लेंट आप चाइल्ड राइट्स एंड यू में कर सकते हैं, जिसको www.cry.org.in भी के वेबसाइट के नाम से भी जाना जाता है। So this is all regarding the health sector. नेक्स्ट इज ग्रोथ। ये ऑलरेडी जो पार्ट है एजुकेशन का वो मैं कवर कर चुकी हूँ आपको, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है टोटल गवर्नमेंट का वो इंक्रीज तो हुआ है अभी 7.92 में, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया था कि 1999 में जो है कितना परसेंट बोला गया था? 4%, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ? 6% बोला गया था जीडीपी का जो हमें खर्च करना है, और एक्चुअल में कितना हुआ था? 4%, ठीक है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राइट टू एडुकेशन जो एक्ट है वो आपका 2009 में आया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को लेना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने इवन 2% आपका एडुकेशन सेस भी लगाया हुआ है ऑन ऑल द यूनियन जो टैक्सेस हैं, जो कि 3% भी रेज हुआ था अप टू द मार्क अगर देखा जाए। एडुकेशन ये एक्सपेंडिचर का बता रखा है आपका कि 1952 में 7.92 था, ऑल्दो परसेंटेज ऑफ जीडीपी का 0.64, 2014 तक आते आते ये जो डेटा है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कि हाँ एक्सपेंशन हुआ है जनरल एजुकेशन का, आपका यूथ एजुकेशन भी आ गई है, इवन आपका एडल्ट एजुकेशन भी आ गया है, ठीक है। लिटरेसी जो रेट है वो भी आपका ग्रो हुआ है 74.4%। एलिमेंट्री एजुकेशन भी आ गया है, क्लास 1 टू 8 तक अगर आप देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग भी जो है सिखा दी जाती है बच्चों को, ठीक है, 8th क्लास तक के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में भी नवोदय विद्यालय है, केवीएस है जो कि टैलेंटेड है, आर्मी के भी इवन स्कूल्स हैं जो कि खुले हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय को सेटअप भी किया गया है चिल्ड्रंस ऑफ द ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज का। हायर एजुकेशन है
कि वो भी एक तरीके से इतने ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं वो उनको डेवलप किया गया है। तो सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द डेटा, अगर मैं हम लोग बात करें। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन है कि वोकेशनलाइजेशन भी हुआ है। अगर किसी को मेन सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं करनी या वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, कॉमर्स में, आईआईटी आईटीआई का कोर्स करना है, आईआईटी का कोर्स करना है, एडुकेशन, इंजीनियरिंग, हेल्थ में, तो वो भी कर सकता है। वरना अगर किसी को पार्लर का कोर्स अच्छा लगता है तो वो भी कर सकता है। अगर किसी को टेलरिंग का अच्छा लगता है तो वो भी कर सकता है। तो टेक्निकल, मेडिकल, एग्रीकल्चर एजुकेशन भी आ गई है, विद रूरल एजुकेशन भी आ गई है, जिसमें फ्री एजुकेशन दी जाती है एससी एसटी के बच्चों को। अडल्ट एंड फीमेल जो लिटरेशन फीमेल एजुकेशन है वो भी आ गया है, जिसमें नेशनल लिटरेसी जो मिशन है, एनएलएम जिसको बोलते हैं, 1998 में वो भी आ गई है अडल्ट एजुकेशन के लिए। तो टोटल जो लिटरेसी कैंपेन है, जैसे साक्षर भारत है, वो उन्होंने लॉन्च किया है। टोटल लिटरेसी होना चाहिए फीमेल एजुकेशन में भी। और ये तो आपको पता ही है कि 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, जिसने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है उसको दिया था फॉर द एज ग्रुप ऑफ बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ठीक है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपके लिए एक टास्क देती हूँ मैं, आपको अब मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि एनसीईआरटी, जैसे कि यूजीसी नेट, यूजीसी आपका, नेक्स्ट है आपका आईसीएमआर, और आपका एआईसीटीई। ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन सब के, आपका होमवर्क है ये, इन सब के एस्टैब्लिश्ड ईयर बताएंगे, प्लस में इनके रोल्स को बताएंगे कि ये कब कब एस्टैब्लिश्ड हुए, और इन सब का रोल क्या है, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है। तो ये होमवर्क है मेरी तरफ से आपके लिए। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क, प्लीज़ रेज योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्सेस। इन केस अगर आपको मेरे लेक्चर के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है। Thank you for watching. Bye bye. See you. Take care.